जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रखर विद नितिन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर। दोस्तों, पहले ये बता दें कि इस मुद्दे से संबंधित आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। पहले वीडियोस में हम लोग 1947 के आसपास की घटनाओं को कवर करेंगे, जैसे कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर, युद्ध विराम जैसी घटनाओं को हम लोग कवर करेंगे। और दूसरे वीडियो में हम लोग 1949 से लेकर 2018 तक की घटनाओं को कवर करेंगे, जैसे कि 1954 में राष्ट्रपति का आदेश और इंदिरा शेख समझौता और बहुत सारी घटनाओं को हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो के तीसरे भाग में हम लोग अगस्त 2019 में हुए बदलाव, जैसे धारा 370 के अनुच्छेद के प्रावधानों को हटाया जाना और जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में बंट जाना, इस सभी घटनाओं को हम लोग तीसरे वीडियो में समझेंगे। और वीडियो के चौथे भाग में इन तीनों वीडियोज के सारांश को समझेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो के प्रथम भाग की 1947 के आसपास की स्थितियां क्या थी, भारत का एकीकरण कैसे हुआ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या है, जूनागढ़ का मुद्दा क्या है, और जो हमारा हैदराबाद की रियासत थी उसका भारत में कैसे विलय किया गया। इन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं तो अनुच्छेद 35A व अनुच्छेद 370 से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डे बाय डे, डेट बाय डेट और सन बाय सन की घटनाओं को कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो के पहले भाग को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, उसके तहत भारत आजाद हो रहा था और उसके तहत ही पाकिस्तान को भी आजादी मिल रही थी। उस समय हमारे देश में 565 के आसपास रियासतें थी। तो दोस्तों, क्या हुआ कि अंग्रेजों ने रियासतों को 3 विकल्प दिए। उन्होंने कहा कि यदि या तो आप हिंदुस्तान के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो आप स्वतंत्र रहिए। तो दोस्तों, जो अंग्रेज थे वो केवल ब्रिटिश इंडिया को आजाद कर रहे थे। उस समय अपने देश में पुर्तगालियों का भी राज था, कुछ हिस्से पर फ्रांसीसियों का भी राज था और 565 रियासतें ये भी हिंदुस्तान के कब्जे में थी। तो अंग्रेज जो थे वो केवल ब्रिटिश इंडिया को आजाद कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इन 565 रियासतों को एक करना, भारत में विलय करना। और पुर्तगाल तो भारत छोड़कर जा नहीं रहा था, ना तो फ्रांसीसी भारत छोड़कर जा रहे थे। तो इन सबको मिलाकर भारत को कैसे एकीकृत करना, यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी समय एक प्रखर वक्ता का एक लीडर आता है जिनका नाम था श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुशल वक्ता थे और ये सफल वकील थे। दोस्तों, क्या हुआ कि ये वर्तमान में गृह मंत्री भी थे। तो इनको क्या किया गया कि इनको रियासत मंत्रालय का प्रमुख बना दिया गया। और दोस्तों, एक व्यक्ति आते हैं वीपी मेनन, जो कि हमारे उस समय सिविल सर्वेंट थे, वो एक वरिष्ठ सिविल सर्वेंट थे। तो इनको विरासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया। तो दोस्तों, क्या हुआ कि सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व कार्य किया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि दोस्तों, यदि इन्होंने ऐसा अभूतपूर्व कार्य न किया होता तो हमको कानपुर से दिल्ली जाने में 2 से 3 देशों को पार करके जाना पड़ता, क्योंकि जो रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र थी, ये कैसे मिल पाती। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवल इतना कहना था रियासतों से कि केवल आप हमें केवल अपनी 3 चीजें दे दीजिए, जो कि केवल आप अपने इंग्लैंड को दे रखे थे। दोस्तों, वो मांग रहे थे डिफेंस, वो मांग रहे थे रक्षा मंत्रालय, वो मांग रहे थे संचार। ये 3 चीजें रियासतों ने इंग्लैंड को दे रखी थी, वही 3 चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल मांग रहे थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि लगभग सारी रियासतें मैनेज हो गई, लेकिन 3 रियासतों का पेंच फंस गया। तो अब क्या होता है कि इसी समय अपने देश में 2 सबसे बड़े दुर्भाग्य हो गए। 1948 की शुरुआत में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई और उसके 2 साल बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि नेहरू से 14 वर्ष बड़े थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, सबसे बड़ा एक बेनिफिट यह हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 साल मिल गए, जिसके कारण उन्होंने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। यह उनका एक अभूतपूर्व योगदान था। दोस्तों, यहां पर एक बात आती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पीएम बनना तय ही था, लेकिन गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंसिस्ट किया कि वो पीएम न बने। शायद गांधी जी जानते थे कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो चाहते थे कि संक्रमण काल के दौरान वह व्यक्ति पीएम बने जो 10-20 साल तक देश को संभाल सके, और उनकी नजर में नेहरू एक युवा थे। तो दोस्तों, इस वजह से नेहरू पीएम बने। तो सबसे पहले हम चलते हैं जूनागढ़ रियासत पर। दोस्तों, जूनागढ़ वर्तमान में सौराष्ट्र का हिस्सा है, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों,
दोस्तों उस समय वहां का राजा मुसलमान था जिसका नाम महावत खान था, लेकिन जूनागढ़ की मैक्सिमम आबादी हिंदू थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को महावत खान ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। वह चाहता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन यह कैसे हो सकता था, क्योंकि वहां की मैक्सिमम आबादी हिंदू थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण महावत खान को जूनागढ़ छोड़कर भागना पड़ा और वह छोड़कर पाकिस्तान में चला गया। तो दोस्तों वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां की स्थिति अनकंट्रोल हो गई। दोस्तों जब वह महावत खान पाकिस्तान चला गया तो क्या हुआ कि वहां की सिचुएशन अनकंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से वहां का जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, जो कि एक तरह से मुख्यमंत्री था, तो उसने भारत सरकार को पत्र लिखा और उसने कहा कि आप आइए और जूनागढ़ को भारत से मिला लीजिए और कागजी कार्रवाई पूरी करे। तो जब पटेल को यह पता चला तो पटेल ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही जूनागढ़ को भारत में मिला लेंगे तो इतिहास में यही होगा कि भारत ने जूनागढ़ को जबरदस्ती मिला लिया। इस दोस्तों 1948 में पटेल ने वहां पर जनमत संग्रह करवाया, जिसके तहत 99.9% जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिए और पटेल ने इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। तो दोस्तों इस तरह से जूनागढ़ का भारत में विलय